प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथी कल की वीडियो से ये तो जान गए होंगे कि जो घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहा है उसमें जांच पड़ताल के लिए जो नियम कानून नए आ रहे हैं, साथ ही आपको समानांतर रूप से ये भी पता है कि नई 3 संहिताएँ 1 जुलाई से लागू होने जा रही हैं और उसी के तत्वावधान में यूपी एपीओ की जो वैकेंसी आपकी चिर प्रतीक्षित है, ये विसंगत पूर्ण या याचिका की नौबत लाने वाली स्थिति न पड़े। कमीशन के अधिकारियों ने सुझाया होगा कि नियमावली में सिलेबस के लिए बदलाव संदर्भित प्रस्ताव का पास होना जरूरी है। सर, हम तो वैकेंसी निकाल ही देंगे, लेकिन बाद में अड़चन आ जाएगी। तो मेरा अपना निजी कॉन्शियस कहता है कि जो विधानसभा का सेशन जुलाई में होने वाला है, जिसे मानसून सत्र कहते हैं, उसमें ही ये विषय संबंधी बदलाव के लिए विधानसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा और नियमावली में 3 नई संहिताएं शामिल कर देने की बात पास हो जानी चाहिए। एक अबूझ प्रश्न अभी भी चल रहा है कि क्या एचजेएस की तरह, केरल हाई कोर्ट में द्वारा निकाले गए विज्ञापन की तरह, जूनियर डिवीज़न के पदों की तरह पुराने कानून के साथ जूनियर डिवीज़न या एचजेएस में चीज़ें रहेंगी या पुराने कानून को रिप्लेस कर। तो जो मेरा व्यक्तिगत समझ कहती है, मैं निर्विवाद रूप से कहना चाहूँगा कि दोनों साथ साथ रहेंगी। लेकिन अगर सरकार कुछ इसके डिफर निर्णय ले तो मैं इसको गारंटी के तौर पर नहीं कहता। मेरा अपना निजी आकलन है। ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है, उसके पास स्वतंत्र अधिकार है। वो चाहे तो पुराने कानून को ना पढ़ाए। ऑलरेडी क्योंकि 2024 में 1 जुलाई से जिस कानून का इंट्रोड्यूस होना है, जिसको प्रयोग में लाया जाना है, उसके टीचिंग ट्रेनिंग संबंधित सामग्री कंटेंट पर सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। और जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, चाहे वो पुलिस विभाग से रिलेट करते हों, चाहे वो दरोगाओं की भर्ती के लिए ट्रेनिंग, दरोगा एसआई सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग हो, या अभियोजन से रिलेटेड ही जो समय समय पर ट्रेनिंग हुआ करती है, उसमें संबंधित पीओ जो प्रोसिक्यूशन सीनियर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं, उनको ट्रेंड करने के लिए भी नई लॉ के बदले हुए परिदृश्य में नए चुनौतियों और नए प्रावधानों से अवगत कराने हेतु बेहतर ट्रेनिंग सेंटर और कई महीनों से लगभग ये प्रक्रिया अनवरत जारी है उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के तहत। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि आपके यूपी एपीओ की वैकेंसी में जो सिलेबस देखने को मिलेगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ये इंटरेस्ट तब तक बना रहेगा जब तक नोटिफिकेशन में आप सिलेबस देख न लें कि पुराना वाला हटा या पुराने वाले के साथ नया जुड़ा। नया जुड़ने में मुझे संदेह नहीं दिखाई देता, क्योंकि परीक्षा आपकी, विज्ञापन आपका, प्रारंभिक मेंस इंटरव्यू सब 1 जुलाई के बाद ही पॉसिबल दिखता है। ऐसा नहीं दिखता कि 1 जुलाई के पहले। क्यों? उसके लिए एक आवश्यक दबावजन्य स्थिति में कमीशन है कि वो बच्चे चले गए थे वेटिंग लिस्ट के लिए, उनके संदर्भ में जो निर्णय पास हुआ है कि इतने महीने के अंदर, नहीं तो कोर्ट कंटेम वाली नौबत आ जाएगी, और उस महीने का समय धीरे धीरे गुजर रहा है। जून में ही शायद वो कंप्लीट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये नौबत आने देगा कमीशन। एक नए विवाद, एक नए संशय, एक नए कानूनी पचड़े में पड़ने के लिए आप, जैसे जूनियर डिवीज़न के बच्चों ने कई बार केस किया, आरटीआई लगाकर अपनी किताबें कापियाँ देखी और गलती पाने पर केस किया, तो वो क्या बंद हो जाएगा? वो तो आपका निजी मौलिक अधिकार है। आज हमारे पास कुछ अधिवक्ता बंधुओं और बहनों का फ़ोन आया जो अपनी कापियाँ चेक कर चुके हैं। वो बता रहे हैं, एक अधिवक्ता बहन, 2 अधिवक्ता बहनों से हमारी पर्सनल बात हुई। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, किसी की कैटेगरी नहीं बताऊँगा, उनके अपने प्राइवेट निजी राइट हैं। ये हमारा पब्लिक मंच है, आप लोगों से कम्युनिकेशन एक शिक्षक अधिवक्ता की हैसियत से है। और इस वीडियो को कोई आश्चर्य नहीं कि माननीय उच्च न्यायालय भी देख रहा हो, या कोई ऐसा अधिकारी या संवर्ग व्यक्ति देख रहा हो जो कानूनी तौर पर प्राधिकृत है। यहाँ तक कि एफबी सोशल मीडिया को कंट्रोल करने वाला भारत सरकार का अधिकारी भी देख रहा होगा। तो मैं यहाँ से किसी के बारे में प्रोपोगेंडा या किसी के निजी जीवन की ताक झांक की बात नहीं करूँगा, वो उसका व्यक्तिगत मसला है। लेकिन ये एक सामूहिक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा
कि जो आशंकाएं यूं ही हम करते थे बगैर आरटीआई लगाए, वो आशंकाएं बच्चे शेयर कर रहे हैं कि हमारी कॉपी में एक बार नंबर कुछ और दिया गया, फिर ओवर राइटिंग करके नंबर काट दिया गया, 2 नंबर 4 नंबर कम कर दिए गए, ये बाद में कम क्यों किया गया। और कुछ ऐसे भी हैं कि वो सवाल 20 नंबर के पूछे गए और दिए गए केवल 7, जबकि सवाल पूरा सही है। क्या वजह है, क्यों काटा गया। और कुछ बच्चों का सिलेक्शन कुछ नंबर से ही रुक गया है फाइनली। ओबीसी में भी हैं, जनरल में भी हैं, एससी में भी हैं, सारे बच्चों का फ़ोन आ रहा है। अभी तो 30 जुलाई बहुत लंबा है, और मैं इसका अंदाज़ा आपसे तो कह ही रहा था कि जब इक्का दुक्का आरटीआई लगाए तब तो कमीशन के नाक को दम आ गया। तो आपके आरटीआई लगाने और बाद में साइन करवाने की आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं, इससे मसला नहीं हल होने वाला। एक मैं कह सकता हूँ मूर्खतापूर्ण व्यवहार है और समय खाने का एक खुराफाती इंतजाम है। खैर, इसमें हित क्या है कि एक साथ वो सारे अधिवक्तागण जो 2023 यूपीजे का एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा वाला दिए हैं, सफल हों या ना सफल हों ये अलग मुद्दा है, लेकिन अगर दिए हों तो वो अपने आरटीआई लगाने के नौबत नहीं है। कमीशन खुद ही कापी दिखा रहा है, और ये संभव कैसे हुआ आप जानते हैं कहानी। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जो कंडीशन इस समय चल रही है वो आकस्मिक है। सडनली ये सिचुएशन आ गई, नहीं तो हो सकता है जून में वैकेंसी आ जाती। जे वाले में तो कोई लफड़ा नहीं है, सब्जेक्ट उनका बदला ही बदला है, फिट है। एक छोटी सी बात थोड़ा सा आबूझ सी है और दिमाग घूमता है कि ये जो जे और एपीओ का फाइनल रिजल्ट आया, उसमें नीचे आप रिजल्ट में देखें, आपके पास पीडीएफ फाइल होगी तो उसमें दिखाता है कि एक रिट पटिशन लगी है उन बच्चों के द्वारा जो आउट ऑफ स्टेट की वीमेन हैं, और उनके द्वारा कुछ पटिशन में बातें ऐसी हैं कि वो रिजल्ट में नहीं है, और वो दोनों रिजल्ट में नहीं है। उस पर कमीशन लिखता है कि आखिरी निर्णय के अधीन। अब वो निर्णय कब है, कहाँ है, क्या है, इससे मतलब नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर उसमें कुछ निर्णय आएगा भी तो उसका नई वैकेंसी से कुछ बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई रोड़ा नहीं है, वो उस वैकेंसी से संदर्भ रखते हैं और उस वैकेंसी से निपटते रहेंगे। आपको नई वैकेंसी गजट करने, नई वैकेंसी के लिए परीक्षा करवाने की तिथि घोषित करने, और सिलेबस के संदर्भित कोई अगर बदलाव हुआ है तो उससे संबंधित सूचनाएं प्रेषित करने में कोई अवरोध वो नहीं करेगा। तो एक रोड़ा नहीं है, बस केवल एक बात है कि माइंड में आपके हो सकता है कि कहीं कोर्ट के इस निर्णय के चलते तो वैकेंसी नहीं रुकी। मेरा मानना है नहीं। वैकेंसी के रुकने का कारण दिव्यांगजन कोटे में जो वर्गीकरण इशू था कि किस कोटे में कितनी सीटें आवंटित होंगी, ये सरकार ने किया नहीं था। नहीं अब तक पीसीएसजे की वैकेंसी आ गई होती। सरकारी डिपार्टमेंट की बलिहारी है। इस छोटे से काम को जो 1 मिनट में सुलझाया जा सकता है, 4 महीने 5 महीने निकल गए, सुलझा नहीं पाई सरकार। जब सरकार हार गई है, बुरी तरीके से तिलमिलाई हुई है, अड्ड-बड्ड निर्णय ले रही है, तो उसमें ये भी आपकी हाई जो पीसीएसजे जूनियर डिवीज़न की फाइल है वो भी धूल फाँक रही है। उस पर किसी की निगाह जाएगी तो इधर उधर होगा। जैसा कि सुनने में आया कि लखनऊ में भी अभी वही फाइल पड़ी हुई है जो ये दिव्यांगजनों से रिलेटेड कोई कैटेगराइजेशन की बात थी, उस पर कोई कन्फर्मेशन नहीं हो पाया है। ये बात है लगभग 10 दिन पहले की। अब इस बीच में सरकार कितना चैतन्य हुई है, क्या उस पर प्रक्रिया में है, वो देखने लायक है। आने वाला वक्त बता देगा। मेरा अंदाज़ा है कि ये जुलाई में जब विधानसभा का सत्र ख़त्म हो जाएगा तो वैकेंसी को भरने और परीक्षाओं को करवाने के लिए सारी नियामक संस्थाओं पर योगी बाबा का कहर टूटेगा, और उस समय आप देखिएगा एक्शन। 2 चीज़ बहुत विचित्र दिखाई देगी। एक तो परीक्षा पे परीक्षा, और दूसरे परीक्षा के दिन आपाधापी, क्योंकि जो नियमावली आई है उसमें सेंटर आपको अपने ज़िले कौन कहे अपने मंडल में नहीं मिलेगा। उससे कुछ लोग बाहर किए गए हैं, शायद लड़कियों या दिव्यांगजनों को जो असमर्थ हैं उनको अपने सेंटर पे अपने ज़िले में मिल सकता है और नहीं। तो जो चतुराई करते हैं बच्चे की एड्रेस कहीं का डाल देते हैं परमानेंट, ये करने से भी आप सतर्क रहें कि आपको अपने परमानेंट एड्रेस के आधार पर अपने ज़िले अपने मंडल में सेंटर नहीं मिलेगा। ये क्लियर कर दिया है सरकार ने। इसलिए अब ये जो एक होता ना, ये सरकार जब ऐसा करती है तो उससे लोग परेशान होते हैं, तो उसके विरोधी बन जाते हैं और विरोधी विपक्ष वाला बात करने लगता है। तो अखिलेश यादव जी के लिए एक बढ़िया मौका है। मुझे याद है जब कल्याण सिंह ने
और राजनाथ सिंह के शासनकाल में नकल कानून रुका तो पूरा बैकवर्ड एससी को लगा कि ये सरकार पढ़ने नहीं देना चाहती, ये सरकार चाहती है केवल सवर्ण पढ़ें। खूब हल्ला मचाया, मुलायम सिंह सरकार में आ गए। तो ऐसे इसमें क्या करना है, जब ये टाइट करेंगे और सेंटर दूसरे जगह जाएगा तो बच्चे परेशान होंगे, यार इससे बढ़िया तो अनिल अदौई था, इससे बढ़िया तो फलनवे सरकार थी। आप वैसे हैं, पब्लिक वैसे है, सरकार अपने हिसाब से निर्णय लेती है, गेहूं के साथ घुन पिसते जाता, गेहूं के साथ घुन पिसते जाता, गेहूं के साथ घुन पिसते जाता। कौन रोका है? बनाइए एजेंडा। कुछ दिन तक अखिलेश जी रहेंगे, उनसे जी उबेगा, योगी जी को वोट दीजिएगा, नहीं मायावतिया को पकड़ लीजिएगा। न सिर है न पैर है, जैसे बिन मतलब का लोकतंत्र बच रहा था वैसे बिन मतलब का लोकतंत्र चल रहा है। मतलब न सिर न पैर। और जो लोग इतने गंदे और भ्रष्ट हैं उन पर पब्लिक मजबूरी में नहीं, जानबूझकर होश रखते हुए खूब विश्वास करती है। यही राहुल गांधी का पूरा परिवार और राहुल गांधी का पूरा सिस्टम आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा है, सबको पता है। लेकिन कैसे हिमायत करने वालों की संख्या है, हिंदुस्तान है। उत्तर प्रदेश में जितना रवीश कुमार को सुनते हैं वो सब, मैं नहीं कहता राहुल गांधी के वोटर हैं, लेकिन ये तो जान रहे हैं ना कि राहुल गांधी के सपोर्टर हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी को भी ये खतरा महसूस हो कि राहुल गांधी हमारी सीट खा जाएंगे, तुरंत साथ छोड़ देंगे। मुलायम सिंह ऐसा करते रहे हैं, उसी नक्शे कदम पे अखिलेश यादव जी हैं। उस पूरे परिवार में दो आदमी बहुत सम्मान के पात्र हैं, एक शिवपाल यादव जी, एक राम गोपाल यादव जी। राम गोपाल यादव जी का मैं सबसे ज़्यादा सम्मान करता हूँ। क्यों? वो व्यक्ति सबसे प्रज्ञाशील है, बाकी पे उस लेवल की बात नहीं करते, लेकिन बहुत सूझ की बात करते हैं। मैंने उनको राज्यसभा में सुनते हुए कई बार बोलते हुए देखा, बहुत संतुलित, वाकई में प्रोफेसर साहब है, बहुत इज्जत करते थे नेताजी। तो आज चितपट इससे क्या हम लोगों को नौकरी मिल जाएगी, किसी की सरकार आ जाए, वही तमाशा है। हमें याद है कि लखनऊ से बच्चे एग्जाम दे के लौटे थे, पीसीएस का ही साथ प्री था, और पता चला कि आरओ का प्री का डेट आ गई है, वो एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं जिससे बच्चे आंदोलन ना कर पाए। अनिल यादव ने केवल 3.5 साल के अंदर इतनी परीक्षाएं ले ली थी कि खटिया कड़ी बिस्तरी गोल कर दिया था उसने। मतलब आप सोच लीजिए 2007 स्पेशल एपीओ की वैकेंसी जिसमें मैंने खुद मेंस लिखा था, वो 7 का एग्ज़ाम अगर अनिल यादव जैसा ज़बरदस्त एनर्जी वाला, खूंखार भी कह लीजिए, जिन्होंने उसको हटाया उसको खूंखार कहेंगे, ऑफिसर ना आया होता तो ये कमीशन कभी रन पे तो वही नहीं करता। तो इस देश को 2 ही लोग चला ही सकते हैं जिसके पास एनर्जी 2 के पास होती है। पॉजिटिव सेंस में होगी तो वो बहुत बड़ा देवता होगा, और नेगेटिव सेंस में होगी तो बहुत बड़ा प्रेत होगा, पिशाच होगा। वही हाल है, बीच वाले चला ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं संभव है। उल्लू बना दिए जाएंगे, मूर्ख बना दिए जाएंगे। सीधे लोगों का ज़माना ख़त्म है, बिल्कुल डिलीट है। तो जो वर्तमान परिदृश्य आप देख रहे हैं उसमें उधेड़ बुन में मत रहिए। ये तय मानिए कि दोनों की सीटें जब जितने दिन टिकी हैं उतने बरस। कुछ अधिवक्ता बहनें लंबे समय तक गर्मियों में अपने आउट ऑफ होम हैं, अपने घर जाना चाहती हैं, या कुछ दिन गर्मी से बचने के लिए होता है आदमी थोड़ा टहलने घूमने। हमने पहले तो इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन जब ये सिनारियो देखा आप लोगों का पीसीएस जे की कॉपी के चेक करने का, तो अनुमति दे दी कि आप 1 हफ्ते 5 दिन आप घूम टहल लीजिए, माइंड फ्रेश कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जब जुटेंगे तो मौका नहीं रहेगा। राजस्थान जूनियर डिवीज़न का पेपर हो गया, मैंने पेपर देखा, हमेशा की तरह राजस्थान क्या कमाल का पेपर बनाता है वो। इंग्लिश के क्वेश्चन ज़रा देखिए, ऐसे अगर एचजीएस ने पूछ लिया ना 10 थी, खेल ख़त्म। तो ये पेपर देने मात्र से समय गंवाया नहीं जाते। मैं क्यों मना करता हूँ कि पेपर देने जाइए तो सिलेक्शन लेके आइए, नहीं तो आपके मन में ये समझ में नहीं आएगा। हम जब कहते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप नुकसान कर लेते हैं, आपने देखा नहीं कितनी ऊर्जा जाती है। होटल में जाइए खर्चा जाता है, ठहरिए, समय गंवाइए और लास्ट में रिजल्ट नीलबटे सन्नाटा। उससे बढ़िया कहीं मत जाइए, अपने स्टेट की नौकरी पर फोकस रहिए। आज नहीं तो कल आएगी, लेकिन जब आएगी तो ऐसा ना हो कि प्री आपका 10वां नंबर से रुक रहा है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए रोज़ मैं सलाह देता हूँ, आगाह करता हूँ। अपने व्यक्तित्व के निर्माण में एक पहलू ये भी होता है
कि हम बार बार परीक्षा नहीं देंगे, हम एक ही बार देंगे, आर पार कर देंगे। वो तभी संभव है जब आप विशेष परीक्षा पर आपकी ऊर्जा सेंट्रलाइज हो। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा देर देर तक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। अगर आप पूरे राज्यों में जो 5 हिंदी भाषी हैं या इंग्लिश में मीडियम में जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं आउट ऑफ स्टेट, उनमें से अगर किसी एक या हद 2 स्टेट पे फोकस हो जाएं, उत्तर प्रदेश बिहार या उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, तो आप देखेंगे कि वो ऊर्जा जो इधर उधर बंट रही थी, फालतू के माइनर और लोकल एक्ट में मर रही थी, उससे आपकी अपनी स्टेट की तैयारी 4 गुना बेहतर हो गई। और जिस दिन प्री हुआ तो आप चुपचाप करके मुस्कुराते हुए निकल आएंगे। एग्ज़ाम हॉल में आपको ये फीलिंग आ जाएगी कि निश्चित मेंस हम लिखेंगे। नहीं तो वहाँ भी आधे अधूरे, यहाँ भी मोहन राकेश के आधे अधूरे की तरह रचना आपकी रहेगी। कोई मतलब नहीं है। जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप अपने आप को बना रखा है कटी पतंग, कभी इधर कभी उधर, तो ऐसे नहीं होता। कंपटीशन बहुत सीरियसनेस मांगता है। ये जो आपसे मैं बात करता हूँ, 6 से लेकर 20 तक 14 साल रगड़ा हूँ। कोई स्टेट नहीं बचा है जहाँ 4-5 दफ़े न गया हूँ। कोई हिंदी, और आप लोगों से ज़्यादा ऊर्जा मैंने इधर उधर बहाई है। वो नुकसान उठाया है, झेला है, नुकसान किया है अपने शरीर का, मन मस्तिष्क का, ऊर्जा का। लेकिन इसलिए मैं आपसे समझाता हूँ कि आप वही गलती, आपके मम्मी पापा के पास कितना पैसा है, 20-25 साल के होंगे, 30 तक जाते जाते बेचारे उन लोगों की कमर टूट जाती है, और आप चाहते हैं कि आप 67 बरस तक तैयारी करें और वो हर दिन पैसे भेजें। ये तो मूर्खता है। मेरा मानना है उत्तर प्रदेश के हर युवा को एक शपथ लेनी चाहिए, युवतियों को भी और युवा को भी, कि जो लड़का 25 साल की उम्र का ज़्यादा है वो घर से पैसे ना ले, चाहे जितनी इनकम घर की हो। आप ऐसा सुरूर अपने जीवन में डालिए। मैंने ये मिस्टेक करी, हमें ये अकल आई करीब 25, 10, 35, 2, 37, 12, 14 साल बाद। यही चीज़ अगर 12 साल पहले से पढ़ते हुए आप कोई काम करें, कोई साइड प्रैक्टिस करें, आपका सबसे मेन मूल तो काम यही है कि डिस्ट्रिक्ट कचहरी में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। नहीं करना आता मुंशीगिरी करें भाई, स्टाम्प पेपर बेचें, मुहर मारें, कुछ भी जुगाड़ करें, लेकिन पूरा दिन भर कमरे पर बैठकर और बाप और माँ के या भाई के या किसी आश्रित से पैसा पाने और उसके आधार पे पढ़ने और उसको बार बार रोल नंबर बताने की, हर बार आशा दिलाने की अगली साल हो जाएगा, इस मूर्खता से बचें। ये ज़िंदगी में किया है। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा सभी अधिवक्ता बंधुओं बहनों से, अगर 25 साल के ऊपर उम्र है, घर से पैसा मत लीजिए। आप देखिएगा शुरुआत में 2-1 साल दिक्कत हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट इतना ज़्यादा एनर्जी आप में आएगी कि आपको सफलता भी मिलेगी और आपके जीवन के प्रगति के लिए धन उपागम का भी कोई स्रोत हासिल हो जाएगा और आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। जितने लोग जिला कचहरी से अच्छी कमाई कर लेते हैं, हाई कोर्ट से अच्छी कमाई कर लेते हैं, उन्होंने समय दिया है। बैठ भगोले आला गाए नहीं, ला की डिग्री लिए हैं, गपास्टर पेले जा रहे हैं, एक भी कानून की बात नहीं करते, देश का प्रपंच राजनीति पे बात कर रहे हैं, तो ला की डिग्री क्यों ली? इसको यूटिलाइज करें। आज की बातें लिमिटेड वर्ड में, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, 20 मिनट मैक्सिमम, 18 मिनट हो चुका है। आप लोग नियंत्रित होकर अपने संचेतना में रहते हुए, ये मानते हुए कि दोनों वैकेंसी अगस्त के महीने में धमक सकती है, प्रकाशित हो सकती है, अपनी तैयारी को, अगर मान लीजिए कहीं घूमने टहलने चले गए हैं, गर्मी से बचने के लिए थोड़ा मूड फ्रेश कर रहे हैं, तो अंतर मन में चलते रहना चाहिए। आज तो मैंने अपने एक अधिवक्ता बंधु जो लखनऊ से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, ओबीसी क्लास से हैं और बहुत बेटर लिखते हैं, 2023 के इंटरव्यू फेसर हैं, उनको भी अपनी कॉपी देखनी है। लेकिन क्या बंदा लिखता है, उस लिखे हुए कॉपी को, जो कि लगभग डिक्टेंशन नंबर लेने वाला, उसको भी चेक करने में मैंने दोनों अगर मिला दें तो लगभग 77 पेज की कॉपी थी, 2 कॉपी, और 77 पेज की कॉपी को, लगभग 70 पेज की कॉपी, सॉरी 77 नहीं, लगभग 70 पेज की कॉपी को हमने 2.5 घंटे में चेक किया है। हाँ, लेकिन उस बच्चे की आत्मा ने भी यह स्वीकार किया कि सर आपने गजब चेक किया है। तो आप ये मत सोचें जैसे स्क्रूटनी करके आप अलॉट रहे हैं, अरे यार जाने दीजिए, सीरीज वीरीज का कोई मतलब नहीं होता। ये मूढ़ता नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है, अहंकार इसी को कहते हैं। इसीलिए कुछ लोग गलतफहमी का भी शिकार हो जाएंगे।
कि हमारे नसीब में होगा तो हमको अगली बार अच्छा एग्जामिनर मिल जाएगा। गए मियाँ रहमन ने ऐमन। यही होशियारी है कि आप श्रम पर नहीं, आप किस्मत पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं। ऐसे लोग अंत में केवल रोते हैं। और कर्मठी व्यक्ति भले जो ऐसा चाह रहा हो ऐसा फल ना पाए, लेकिन कर्म के बराबर उसका दूना परमात्मा उसे किसी भी रूप में देता जरूर है। इस बातों का ख्याल रखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिहार एचजेएस का 18 में से 9 पेपर हम कल की डेट तक करवा चुके हैं, 9 और बचा है। वो सारे पेपर यूपी एचजेएस में भी हैं, वो मेंस की सीरीज भी चल रही है, और जूनियर डिवीज़न एपीओ एचजेएस तीनों यूपी के लिए प्री मेन की क्लासेज और इंटर सीरीज दोनों जा रही है। इनमें से कोई कार्यक्रम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। आप उसे सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य सीरियस अधिवक्ता मित्रों तक पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को जय सिया राम बोलते हुए आज का वीडियो बंद करता हूं। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।